चले भाई, बेहतरीन हो गया। दैट्स रियली गुड। अच्छा भाई, जिनका आज एड मैथ्स का पेपर था, कैसा रहा भाई पेपर? बॉल बाउंसर आई थी या छक्का मारा? वालेकुम अस्सलाम। बॉल बाउंसर, रेस्ट इन पीस, अल्लाह खैर। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में छक्के भी मारे, कुछ क्वेश्चंस बाउंसर आ गए। चलो, एड मैथ्स का वैसे पेपर भाई होता टफ है, जो बात है सही है। आई हैव बीन देयर एंड आई फेल्ट दैट एड मैथ्स पेपर इज वन टफ पेपर भाई, आपका दिमाग सुना जाता है। मैथ्स P4 था IGCSE वालों का आज। वो 2 days ago। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत गंदा। अब ये तो, अब दुआ करते हैं अल्लाह थ्रेशोल्ड नीचे आ जाए ताकि हम आगे बढ़ सके हैं। चलो भाई, अल्लाह ताला आसान करे। अब देखो भाई राहिल साहब, एड मैथ्स वालों के लिए ना मैथ्स का पेपर तो हलवा होता है। तो ये इंतहा हलवा, मुझे याद है मैंने 2011 में दिया था। तो ये मैथ्स और एड मैथ्स ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है। हम एड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स थे, हमारे लिए तो मैथ्स का पेपर कुछ नहीं था। मतलब हमें याद है, मैं मैथ्स का पेपर देकर हम आए थे बाहर। अब जितने हम एड में वाले लड़के थे, हम सब खुश थे। हमने बोला यार ये तो एस कर दिया यार, जबरदस्त, टेंशन ही नहीं है यार, हल्का पेपर आया था। और बाकी हमारे दूसरे क्लास वाले निकल रहे आंसुओं के साथ, रो रहे वो क्लास हॉल से बाहर निकल गए ना, एग्जामिनेशन सेंटर से, कि यार भाई इतना मुश्किल पेपर आ गया। मतलब मुश्किल क्या था यार, आसान सा पेपर था। अब वो हमें जलील करने में आ गया, कह रहा तुम लोग तो बात ही नहीं करो, कोई आसान पेपर नहीं था। अरे अरे अरे, ठीक है यार, छोड़ दो भाई। उस दिन हमें एहसास हुआ एड मैथ्स पढ़ने के बाद ना दिमाग का लेवल अलग हो चुका होता है। उसमें आपको फिर मैथ्स फील नहीं होती इतनी। आपने अब तक 4 पेपर दिए हो, चारों के चार लीक हो गए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, है ये बिक गया CI। ये वाला मामला लग रहे हैं। वैसे से पेपर इंशाल्लाह ताला भाई, मैं क्या, आप लोग खुद बचाएंगे। सही पढ़ रहे हैं आप लोग, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाए। चले भाई, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का लेसन मेरे बच्चों लाइट के ऊपर बेस्ड है। सही है। इसमें लाइट के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, हम बात करेंगे कह लीजिए कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के ऊपर हमारी गुफ्तगू चलेगी इन डोमेन्स पे। ठीक है, हम लेंसेज के केसेस को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, हम जरा बातें रिकॉल करते हुए जाएं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगेन एक बात बता दूं, इसमें क्वेश्चन अमूमन डिफाइन या डिस्क्राइब के नहीं आते। इसमें मेजोरिटी जो क्वेश्चन होते हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं। सही, स्टेटमेंट्स आपसे नहीं पूछी जाती हैं कि भाई डिफाइन रिफ्लेक्शन, डिफाइन रिफ्रैक्शन, इस तरह की बातें एग्जामिनर नहीं पूछता। You don't need to remember all of these definitions, to be honest. So, हाँ, what you need to keep in mind is how to apply the equations and how to draw ray diagrams. रिफ्लेक्शन हालांकि समझने के एतबार से सबसे आसान है, पर क्वेश्चंस के एतबार से सबसे मुश्किल यही होती है। सही है। और इस वजह से आपके जो मसाइल हैं वो रिफ्लेक्शन में ज्यादा आते हैं। रिफ्रैक्शन में तो फिर फॉर्मूला है, तो आप में से अक्सर अफराद फार्मूला अप्लाई करके अपनी जिंदगी सुकून से गुजार देते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर हम बात शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, तो सबसे पहले हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन में पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर हुआ करते हैं। ये एक छोटी सी बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इसी से मुताल्लिक एग्जामिनर कभी कभार MCQ देता है, तो कभी थ्योरी के कुछ सवाल आपको देना शुरू कर देता है। एक बात, और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि आपका ये एंगल सरफेस से नहीं, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। कि जब भी कभी आपको लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना हो, तो उसका जो दुरुस्त तरीका है वो ये है कि आप एंगल को नॉर्मल से मेजर करके बताएंगे, ना कि सरफेस से। अच्छा, ये बात मैं आपको एक चीज थोड़ा क्लियर करता चलूं। हमारे लिए अक्सर ये जरूरी होता है कि जब हम रिफ्लेक्शन का सवाल हल कर रहे हों, अगर एग्जामिनर लेबल करने को दे ना, अगर एग्जामिनर हमारा लेबल करने को बोले यार एंगल ऑफ इंसिडेंस लेबल करके दीजिए या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेबल करके दीजिए, तो ऐसी सूरत में आप आई और आर जो है, जो भी आप लेबल करेंगे वो नॉर्मल से लेबल कीजिए। लेकिन मेरे बच्चों, अगर अगर ऐसा हो कि आपको लेबल नहीं करना, बल्कि आपने कोई छोटी सी कैलकुलेशन करके कोई रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है, सही, उसमें आपको लेबलिंग नहीं करनी, जब रिफ्लेक्टेड रे वगैरह ड्रॉ करने का अमल है,
तो उस अमल के लिए आप सरफेस से भी एंगल मेजर कर लो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बच्चों मेरे ये बात हम सब जानते हैं, मैथ के पेपर दे चुके हैं कि ये एंगल जो नॉर्मल से बन रहा हो या जो सरफेस से बन रहा हो आते बराबर है। तो ये एंगल्स बराबर आते हैं, जो एंगल्स आपके नॉर्मल से हैं वही एंगल्स आपके उसी तरह से एंगल सरफेस के भी इक्वल होते हैं। अगर ये 50 और 50 है तो भाई ये 40 और 40 होगा। तो कभी कभार ना आप की बचत हो जाती है, ज्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है और आप सरफेस से एंगल इजीली मेजर करके अपनी डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर। अभी आएंगे आगे सवालात में करवाऊंगा ना क्वेश्चन, आपको अंदाजा होगा कि मैं कुछ जगहों पे नॉर्मल से मेजरमेंट नहीं करूंगा जहां मुझे पता है कि मुझे शो ही नहीं करना, अपने लिए आसानी करूंगा। बहरहाल नॉर्मल क्या चीज होती है ये बात भी जान लें, क्योंकि अक्सर नॉर्मल के एतबार से बड़ी कंफ्यूजन आती हैं बच्चों के जहन में। आप में से अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात शायद होती है, हो कि आई डोंट नो, कि नॉर्मल इज द लाइन दैट इज एट लाइक इट्स लाइक वर्टिकल ना, इस वर्टिकल लाइन को नॉर्मल कहा जा रहा होता है। हालांकि जो अच्छे समझ रखने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह से, वो इस बात को समझेंगे कि नॉर्मल इज नॉट द लाइन दैट इज वर्टिकल। नॉर्मल इज एनी लाइन विच इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज टू योर सरफेस। सरफेस से 90 डिग्री पे बनने वाली ये लाइन नॉर्मल कहलाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए हमेशा नॉर्मल वर्टिकल हो, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर सरफेस वर्टिकल थी उसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल निकलेगा, अगर सरफेस टेढ़ी थी उसका नॉर्मल भी टेढ़ा निकलेगा। सरफेस से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जरूरी ये है। इसको बनाने के कुछ अंदाज हैं। आप अभी थोड़ा देर में सीखेंगे सर्किल वगैरह के लिए ना, हम आपको सिखाएंगे कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है। सर्कल्स में नॉर्मल की बड़ी अहमियत होती है। उसके बाद अमूमन जो हमने सवालात देखे हैं एग्जामिनर की तरफ से, उसमें वो हमसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर आपके सामने कहीं पे, तो उसकी जो इमेज आएगी वो एक मिरर में कहाँ नजर आएगी, मिरर में कितने पीछे नजर आएगी, इस तरह की जो बातें हैं वो एग्जामिनर जो है वो आपसे जानना चाहता है। बेसिकली वो डोमेन। अब ऐसे मामले में वैसे तो उसको ये कहता है कि भाई आप लाइट रेज बनाएं उसके बाद इमेज को लोकेट करें। अरे हम होशियारी करते हैं, हम होशियारी ये करते हैं कि हमें इस बात का पता है कि भाई जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही दूर इमेज बनेगी मिरर से। जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही दूर इमेज बनेगी मिरर से। तो ये दोनों मतलब बेसिक सिचुएशन। अब इस चीज के लिए हमने तरीका क्या आजमाना है, मैं उसको ना एक दोबारा रिड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपके लिए सहूलत थोड़ी सी हो जाए। ये प्रोसीजर आपके सामने से गुजरेगा तो आपके लिए आसानी। मान लीजिए कि ये आपका मिरर, ठीक, ये आपका मिरर, और इस मिरर के मामले में, ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो भाई जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, सबसे पहला स्टेप ये है उतनी ही दूर आप उसकी इमेज बना दीजिए। मैं इस लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लाजमी सी बात है मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है भाई जिसको मैं यूज कर सकूं ड्रॉ करने के लिए अभी फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल कर लिया। मैंने लाइन से ना इक्वल डिस्टेंस दिखा कि भाई ये इमेज है बिल्कुल मिरर के सामने बनी है और उतने ही दूर बनी है जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ पे मैं ये वाली लाइनें हटा देता हूँ कि इनका मकसद कुछ भी नहीं था, ये बस इमेज को लोकेट करने के लिए। अब फर्ज कीजिए कि ये आपका ऑब्जर्वर क्रॉस मार्कर, ये ऑब्जर्वर की आई जहां से वो इमेज को देख रहा है। पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने
दो लाइट रेज ड्रॉ करनी है इमेज से लेके ऑब्जर्वर तक। कभी कभार एग्जामिनर एक लाइट रे बनवाता है, जैसे फर्स्ट करो एग्जामिनर ने बोला मुझे एक लाइट रे बना के दिखा दो कि ऑब्जर्वर को ये इमेज कैसे नजर आएगी। ऑब्जर्वर जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ आईने के सामने और मैं किसी चीज की इमेज देख रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हो गया। तो एक लाइट रे आपने खींची ऑब्जर्वर की तरफ। अच्छा यहाँ पे मैं बताता चलूं जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जर्वर की आंख के बिल्कुल बीच में बनाए। बनाए तो बहुत अच्छी। एक लाइट रे की अगर एग्जामिनर बात कर रहा है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप एक लाइट रे बिल्कुल उसकी आई के मिडिल तक बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते, बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं भी बनाते तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये जो डैश लाइनें मैंने बनाई हैं, ये डैश लाइनें इस बात को शो करती हैं कि बेटा मिरर के पीछे का जितना हिस्सा है वो असली नहीं है, वो वर्चुअल है। तो लाइट रे कभी भी मिरर के बैक साइड में जाती नहीं, मिरर से रिफ्लेक्ट होती। तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम ये जो मिरर के बैक पे लाइन है ना इसको डॉटेड रखें। ये इस बात को शो करने के लिए होता है कि भाई ये वर्चुअल है। याद रखिएगा रे डायग्राम्स में जो डॉटेड लाइंस होती हैं वो वर्चुअल की निशानी करती है कि भाई इट्स नॉट रियल, द लाइट रे इज नॉट गोइंग ओवर देयर, इट्स नॉट इन रियलिटी, इट्स इमेजिनरी। वर्चुअल कह लें या इमेजिनरी कह लें। और जो सॉलिड लाइन होती है वो रियल लाइन। इफ यू ड्रॉ एनीथिंग विद अ सॉलिड लाइन दैट इज गोइंग टू बी अ रियल ऑब्जेक्ट, अ रियल थिंग। ठीक है। इसीलिए आपको आपके शायद टीचर्स ने बताया होगा, आपको याद भी होगा कि they always prefer to draw normals as dotted lines, क्योंकि normal lines are actually you can clearly say कि भाई they're not real lines, वो तो हम अपने आसानी के लिए बनाते हैं, एंगल वेंगल मेजर करना हो। तो भाई हमने एक लाइट रे ड्रॉ की फ्रॉम द इमेज ऑल द वे टू द ऑब्जर्व। लास्ट हमारा काम ये होता है ऑब्जेक्ट को इस इंटरसेक्शन तक ज्वाइन कर दीजिए। ऑब्जेक्ट को इस इंटरसेक्शन तक ज्वाइन कर दीजिए और एरोज बना दीजिए। ये एरो बड़े लाजमी है बेटा। आप यकीन नहीं करेंगे एग्जामिनर मार्क काट देता है इस बात के ऊपर, एक बिला वजह, बिला वजह का तो नहीं कहना चाहिए, एक मार्क काट देता है आपका कि आपने एरो नहीं बनाया। डायग्राम बच्चों ने बिल्कुल ठीक बनाई हुई है, इमेज की लोकेशन बिल्कुल ठीक है, पर लाइन पे एरो नहीं देखता वो मार्क डाल देता है भाई नहीं, एक मार्क नहीं देगा। सोचने वाले सोचे कि यार ये कैसी बात है, हम सब कुछ तो सही बनाया है, एक एरो नहीं बनाया खाली। लेकिन वो कहता है देखिए लाइन में और एरो में फर्क यही है, एरो से या रे से, रे पे जो आप ये एरो बनाते हो ना ये लाइट रे है, कह रहे हैं लाइन में और रे में फर्क इस बात का होता है कि रे की डायरेक्शन आपके लिए जरूरी है कि आप बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या चलेगी। क्योंकि एक वक्त आपको पता है ये सोचा जाता था कि हम जो चीजें देखते हैं उसकी शायद वजह यह है कि हमारी आंखों में से रोशनी निकलती है और वो जाके चीजों पे जब हिट करती है तो हमें वो चीज नजर आती है। ये बिल्कुल मतलब जो फिलोसफर्स का एक दौर था उसमें ये सोच रखते थे। फिर ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई हमारी आंखों से कोई लाइट रेज नहीं निकल रही होती, बेसिकली लाइट चीजों पे से टकरा के हमारी आई में आती है जिससे हमें वो चीजें नजर आती है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इस एरो को ड्रॉ करो, डू नॉट मिस इट आउट, यू विल लूज आउट मार्क लाइक फॉर नो रीजन। तो ये आपका बन गया, रे कंप्लीट हो गई आपकी, एक रे के थ्रू आपने बता दिया। इसी तरह अगर एग्जामिनर बोलता है नहीं मैं मुझे दो लाइट रेज बना के दे, दो बना देना, इसी इमेज से कॉल लाइटर खींच देना। सही, पहले की तरह इसको भी मिरर के पीछे डॉटेड रखना बेटा, और ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देना। एंड एरोज बनाना मत भूलना। यहां से आपको चीजों का अंदाजा हो रहा होगा कि अगर दो लाइट रेस का बोले तो आप दो लाइट रेस बना के दे देना, अगर एक लाइट रे का बोले तो आप एक ही लाइट रे बना।
मैंने दो बना के इसलिए दिखा दी कि भाई अगर कभी बोले तो एटलीस्ट आपको पता तो हो ना। नहीं बेटा, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इस तरीके से। बस ये है कि ये दो लाइट रेज हैं एक जगह पे बस कट करती हुई नजर आ रही, और कुछ नहीं। तो हम बेसिकली यही दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलती हुई दो लाइट रेज मिरर्स पे टकराई हैं और रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की तरफ जा। इस मेथड का सबसे अच्छा मतलब जो फायदा है वो फायदा ये है बच्चे कि आपको ना इस बात की फिक्र नहीं करनी पड़ती कि एंगल्स इक्वल है या नहीं। कि अगर बच्चा सोचे कि यार एंगल्स पता नहीं, हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर होता है, मैंने तो एंगल्स पर ध्यान ही नहीं दिया, तो एंगल्स इक्वल है या नहीं है, तो एंगल्स हमेशा इक्वल बनते हैं इसमें। सबसे अच्छी बात यही होती है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप काम चलाते हो। अब अहमद पूछते हैं सर पेंसिल से मेक करनी है या पेन से। अहमद, सारे ग्राफ्स, आप सब ये बात तो खैर आप सब लोग सुन लें, सारे ग्राफ्स और सारी डायग्राम्स आपने पेंसिल से बनानी होती। सारे ग्राफ्स और सारी डायग्राम्स आपने पेंसिल से बनानी होती है। पेन यूज मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि पेन से अगर आप गलत ड्रॉ कर देंगे और ग्राफ पे आप वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपका ग्राफ बर्बाद हो जाएगा। पेंसिल से ड्रॉ करें, अच्छी एचबी वाली पेंसिल ले जाएं और उसको नॉर्मली ड्रॉ कर लें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं होती। इससे बेफिक्र रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के जहन में तो सर मिट जाएगा, सर वो इरेज हो जाएगा और ये तो कुछ नहीं होता भाई। इतना बुरा हाल नहीं है, तुम्हारी पेंसिल एवेपोरेट थोड़ी हो रही है, कुछ नहीं मिटता, कहीं नहीं जाता। सही है, स्कैनिंग में नहीं आएगा भाई, सब स्कैनिंग में आता है, अच्छे स्कैनर है उनके पास। ठीक है, तो आप उसको इतना हल्का में ना बनाएं कि आपको खुद ना दिखे। अगर आपको खुद नहीं दिख रहा तो एग्जामिनर को भी नहीं दिखेगा। अगर आपको खुद को दिख रही है डायग्राम तो एग्जामिनर को भी दिख जाएगी। सही है, वो अच्छा स्कैनर है। तो एक चीज तो चलो ये वाली बात भी हो गई। सर डॉट ड्रॉ करें, हाँ डॉट ये ड्रॉ किया हुआ है हमने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, डॉट इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर बनाने को बिल्कुल बोलेगा भाई। अभी हम सवालात करेंगे जिसमें ये और इसके अलावा एक और टेक्निक मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन में ही, जिसमें एग्जामिनर बनाने को बोलता है। सर क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंगल निकालें। हाँ राहील, एक बार बनाने के बाद एंगल अगर वो चाहे तो तुमसे मेजर करवा सकता है। आई डोंट थिंक उसमें तुम्हें कोई इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑल यू हैव टू डू नाउ इज कि जैसे मेरे पास एक डी पड़ा हुआ है यहाँ पे, डी निकाल लेता हूँ अपना। ये रहा मेरा प्रोट्रैक्टर। नो, हमने डी रखना है यहाँ पे अपना आराम से, इधर नॉर्मल से मैच करवाना है उसको। और मैं तो खैर इलाज कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। तो आप अपना इसमें जो एंगल है वो मेजर कर लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि एंगल आपको नॉर्मल से बनाना होता है तो आप देख लीजिए। अच्छा, ये 90 है, ये लाइट रे आ रही है आपके पास एक तरह से 66 पे आ रही है। तो ये 90 था और ये आपका 66 था। तो 66 और 90 में अगर आप डिफरेंस करना चाहें तो बता सकते हैं। मेरे पास 24 डिग्रीज का फर्क आ, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्रीज है। और ऐसे ही 24 डिग्रीज का भी आपके पास रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। उधर आई एक्चुअली डाउनलोडेड एन इमेज फ्रॉम गूगल। तो ये चीज आप बना सकते हो और आप देख सकते हो दोनों साइडों पे आपको एंगल्स जो है वो सेम मिलेंगे। आप दूसरी साइड पे भी देखो, ये 90 और ये आपका पास आ रहा है 66 अगेन। 90 एंड 66, तो इसमें भी देखो 24 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ठीक है, तो इसमें आपके पास आपको टेंशन नहीं हो। अगर एंगल पूछे तो बताना, वरना बात बिला वजह एंगल बताने की सच बेटा कोई नहीं। We draw normal as well, right? Hassan, if asked, then if not asked, तो फिर नीट नहीं है। एक मिनट रुकिएगा।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट कोई लाजिम है तो एग्जामिनर बना के देगा ना, बट ऐसा थोड़ी कि ऑब्जेक्ट भी खुद बनाने में भी खुद बनाने तालीम थोड़ी है। अच्छा, अब जरा हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन के सवालों को देखेंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे। देखो मेरे बच्चों, जब आप मिरर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हो ना, और ये भी मिरर इमेज में एक प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो इसमें इट्स एक्चुअली वर्चुअल, सी इट्स अपराइट, it's laterally inverted, it is of the same size as an object, and object distance and image distance from the mirror are equal. ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास, ठीक है। अब वर्चुअल का क्या मतलब होता है और रियल वर्चुअल इमेज में आप फर्क कैसे करेंगे? अक्सर बच्चे बड़े परेशान होते हैं इस बात पे, सर हाउ डू वी नो इट्स वर्चुअल या हाउ डू वी नो इट्स रियल। या कभी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज, तो उस मामले को अगर देखते हुए आप चले तो देखिए, रियल इमेज वो होती है जिसमें लाइट रेज बाकायदा किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट, अगर लाइट रेस कहीं बाकायदा आके मिल रही हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, रियलिटी में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि हाँ भाई ये एक रियल इमेज। लेकिन अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, सही है, असल में उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, असल में वो एक जगह पर आकर नहीं मिल रही, तो ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो इमेज बनी, यहाँ पे लाइट रेज का रियल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, लाइट रेज नेवर मेट टू लाइक मीट ओवर हियर इन रियलिटी, बिकॉज they struck the mirror and they got reflected off the surface and they were moving in like diverging manner na, so there was no chance these light rays can ever intersect one another. हाँ, we felt as if the light rays are supposed to meet somewhere behind the mirror, हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे अगर ये लाइट रेस पीछे जाएं तो ये कहीं पीछे इधर जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेजेस कहते हैं कि इट्स नॉट रियल, इट्स वर्चुअल, इट्स इमेजिनरी, ये नजरों का धोखा है, जहन का एक फतूर है, आपको सिर्फ लग रहा है गया था, ये असल में नहीं है। तो सच इमेजेस आर वर्चुअल, और एक बड़ा डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल के अंदर। वो डिफरेंस क्या होता है भाई? रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन योर स्क्रीन बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट। व्हाट डू आई मीन के रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन? इस बात का मतलब क्या है? यू ऑल हैव सीन प्रोजेक्टर्स, so you all would have seen, like you have went to cinemas probably, and you have seen images on the screens over there. तो इन तमाम सूरतों में you see one thing ना, and that is के whatever जो प्रोजेक्टर लाइट फेंक रहा होता है, the light rays hit the screen that is in front of you and you see an image on that. That is a real image. कि आपके पास यहाँ पे जहां पे लाइट रेज आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस जगह पे आपके पास एक इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो रियल इमेज में लाइट रेज बाकायदा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जबकि वर्चुअल में नहीं कर पाती। इसलिए रियल इमेज को तुम एक स्क्रीन पे हासिल कर लेते हो, वर्चुअल नहीं कर पाते। मिरर में जो दिख रहा है, सही है, आईने में जो भी नजर आ रहा है वो चीज सिर्फ आईने में दिख रही है, तुम अगर उसके आगे या पीछे कोई स्क्रीन लटका दो उस पर कुछ नजर नहीं आएगा। हसन, हमारे एक बड़े होनहार शागिर्द कहते हैं नजरों का धोखा तो वो निकली थी। ए बेगैरत इंसान, तुम्हारा पेपर है अभी, तुम किन चक्करों में पढ़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश की रक्षा करो, सही है। नजरों का धोखा तो वो निकली थी, अभी मत, तुम्हारी रिपोर्ट तो बेटा आगे तक जाएगी। तुम बेफिक्र रहो। चले भाई, कभी मस्ती सूझ रही थी। अब आते हैं जरा रिफ्लेक्शन की कुछ सवालों के ऊपर आपके साथ बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके की बातें आपसे पूछ सकता है। तो बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो टेक्निक अभी मैंने आपको सिखाई उस टेक्निक पर बेस्ड एक सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि फिगर 4.1 शोज एन ओल्ड कॉइन डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम। वर्चुअल थी वो, है इमेजिनरी? फातिमा बेटा, वर्चुअल इमेजेस आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास हो गई, जो मिरर में आपको नजर आता है वो एक वर्चुअल इमेज है, सही है।
और रियल इमेजेस के अंदर आपकी आई में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, आपके प्रोजेक्टर से जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, उनको आप बाकायदा स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाते हो। कैमरा में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, टेलीस्कोप्स के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली रियल इमेजेस। तो बहरहाल क्वेश्चन says figure 4.1 shows an old coin displayed in a museum. The coin is vertical and is supported by a transparent stand. A vertical mirror of 0.17 meters behind the coin ensures that the back of the coin can be seen by a visitor looking from the line P. M is a point on the back of the coin. On figure 4.1, draw two rays of light from M to show how its image is produced. दो लाइट रेज बनाई है एम से इस बात को शो करने के लिए कि उसकी इमेज कैसे बन रही है। सही। अब इस चीज के लिए अगेन आई टोल्ड यू ना, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू गोटा डू इज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर, और उतने ही फासले पे अपनी इमेज बना दो। लाइक आई एम डूइंग दिस बाय यूजिंग लाइक लाइन। तो ये आप ये कर सकते हो कि भाई स्केल रखना अपना, और स्केल रख के आसानी से मेजर कर लेना। ये आ गई हमारी इमेज, और इस इमेज को लेबल करना था आई, तो मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ आई। सबसे पहला काम है मैंने ये कर दिया, जो उसूल सबसे आखिरी होते हैं, हमने इमेज बना दी कि कॉइन का बैक हमें मिरर में कैसे नजर। अब यहाँ पे कहता है ड्रॉ टू रेज ऑफ लाइट फ्रॉम हिम टू शो हाउ इट्स इमेज इज प्रोड्यूस्ड। दो लाइट रेज बना। क्या प्रोसीजर था भाई? ऑब्जर्वर कहाँ मौजूद है? विजिटर्स आर ऑन द लाइन पी। सही है। वो आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ टू लाइट रेज। उसने टू को बोल्ड किया हुआ है। तो मैं पहले एक बना तो फिर दूसरी। जैसे दिस इज द फर्स्ट लाइट रे मैंने ड्रॉ कर दी। एंड दूसरा काम क्या था भाई? ऑब्जेक्ट से लेके इंटरसेक्शन तक एक ड्रॉ करेंगे हम ऐसे। एंड मिरर के पीछे जो लाइन थी उसको हम डॉटेड रखें। फॉलोइंग द स्टेप्स, आखिरी काम ये है कि वी हैव टू ड्रॉ एन एरो टू शो का लाइट रेस कैसे। ये एक लाइट रे बनी। सेकेंड लाइट रे के लिए आप यही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए उस लाइन तक, और इसी तरीके से यहां पे आपने इसको ड्रॉ कर। तो आपने दो लाइट रेस बना। अब अगेन कोई अगला बंदा पूछे सर हाउ डिड यू नो कि मुझे यही दो बनानी थी, मतलब इसके अलावा कोई बना सकता है क्या? बिल्कुल भाई, आप इसके अलावा भी बना सकते हैं। आप चाहे इमेज से लेके ऑब्जर्वर जहां पे खड़े हुए हैं लाइन पी वहां तक कोई भी लाइट रे खींच दे, इवन नीचे से खींच दे, कहीं पे भी रैंडमली, कोई मसला नहीं। और ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर दो। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो लाइन पी पे कहीं भी ऑब्जर्वर्स मौजूद है तो आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। उसने दो बोली थी, मैंने आपको तीन बना के दिखा। सिर्फ इस चीज की क्लैरिटी के लिए कि भाई यू कैन ड्रॉ लाइट रेज फ्रॉम एनीवेयर। क्योंकि बताओ आपको एग्जामिनर क्या चीज देखता है? वो ये देखता है कि क्या स्टूडेंट ने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को इक्वल कर दिया। क्योंकि अगर ये काम हो गया ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल हो गए, इसका मतलब आपका जवाब ठीक है। यू गिव द राइट आंसर, यू हैव ड्रॉन द करेक्ट रेज प्रॉपर्ली। इसमें फिर आप उसको टेंशन लेने की नीड नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो आपने कोई सी भी लाइट रे ड्रॉ करनी है, जब आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे आपका हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर आएगा। तो क्या प्रोसीजर था भाई? हमने पहले भी देखा, एक बार लास्ट मर्तबा मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जितना दूर मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट था उतने ही दूर मैंने उसकी इमेज बना दी। फिर एक लाइट रे खींची इमेज से लेके उस लाइन तक जहां पे ऑब्जर्वर मौजूद। जब वो लाइन बना दी तो फिर ऑब्जेक्ट को उस लाइन से ज्वाइन कर दिया। कहां पे? जहां मिरर। पीछे वाली लाइन को रखा डॉटेड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो वर्चुअल है, वो लाइट रेज इमेजिनरी है, रियल नहीं। और लाइनों पे एरो बना दिए ये समझाने के लिए कि लाइट रेज कहां से कहां जाए।
इस तरीके से हमने एक लाइट रे ड्रॉ, यही बात हमने रिपीट की किसी और एंगल के ऊपर, और हमारे पास दो दो लाइट रे सामने आ गई। अब मैं आप लोगों के जरा सवाल देख लेता हूँ, इनमें से जिनके सवालों के जवाब बहुत हो चुके हों तो वो फिर भले चाहें तो अपना आंसर क्वेश्चन जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं, इससे मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि हाँ ठीक है ये वाली बातें होंगी। सर एक रियल लाइफ तो ये हो गया था, वर्चुअल में मीट नहीं करती रैयान, बिल्कुल वर्चुअल में लाइट रेज डू नॉट मीट, जैसे ये वर्चुअल इमेज बन रही है लाइट रेज मीट नहीं कर रही। अच्छा लाइबा कहती है अगर हम खुद को मिरर में देखें तो वो वी आर वर्चुअल, लाइबा नॉट, वी आर नॉट वर्चुअल एक्चुअली, आवर इमेज इज वर्चुअल, हम वर्चुअल नहीं है, हम तो रियल है, मतलब हम रियल लाइफ दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो मिरर में हमें इमेज दिख रही है दैट इज द वर्चुअल। उजैर फोकल लेंथ बेटा लेंसेज में जब आएगा तब समझ लेना। चलाइबा आई डोंट गेट द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन रियल एंड वर्चुअल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। लाइबा देखिए रियल इमेज के अंदर यू विल सी लाइट रेज इंटरसेक्टिंग वन अनदर, हम जब रे डायग्राम्स बनाएंगे लेंसेज में तो यू विल सी देम, जबकि वर्चुअल में व्हाट हैपेंस लाइट रेज डू नॉट मीट, वो टकरा के जब भी जाती हैं तो वो असल में डाइवर्ज हो रही हो। एक बात ये पहचान है, लाइट रेज जब भी डाइवर्ज हो रही हो, मतलब एक दूसरे से अवे फैलती हुई जा रही हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, सही। तो और जब वो एक दूसरे की जानिब बढ़ रही होती है तो कन्वर्जिंग होती है लाइट रेस, तो वहां पे रियल इमेज बनती है। तो हमारी लाइट रेस टकरा के डाइवर्ज हो रही है, इसलिए ये जो इमेज है हमारी ये एक वर्चुअल इमेज है। मास आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। इज इट नेसेसरी टू मेक टू रेस, फातिमा ही wrote it in bold कि बेटा he want two light rays ना। Why did you draw the third light ray? It was just to give you an understanding, और कोई शौक नहीं था मेरा। मिरर हमारी एक कॉपी बनता है जो उसकी कॉपी होती है और हम उसको वर्चुअल कहते हैं, isn't that right अली? बिल्कुल बेटा यू आर राइट ऑन दैट। सर कैसे डिटरमिन करते हैं कि एंगल सरफेस से लेना है या नॉर्मल से? शायद एंगल हमेशा नॉर्मल से ही लिया जाता है, और सरफेस से हम सिर्फ तब अपनी आसानी के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि यार एंगल्स इक्वल हैं तो हम सरफेस से मेजर कर लेते हैं, क्योंकि अगर सरफेस से एंगल्स इक्वल आ रहे हैं ना तो नॉर्मल से भी इक्वल ही आएगी। बस वो एक जल्दी जल्दी गुजारने के लिए कि बस ठीक है मैनेज हो जाएगा, हाँ ठीक है डायग्राम सही बनी है, उस चक्कर में हम सरफेस से लेते हैं, वरना कभी भी अगर शो करना होता है ना एंगल, हमेशा नॉर्मल से। ये 0.17 क्यों दिया हुआ राहिल? ये अगले पार्ट के लिए दिया हुआ है बेटा। कहते हैं स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एम ऑन द कॉइन टू इट्स इमेज, पॉइंट एम से इमेज तक का फासला बताइए। तो अब आप समझते हैं कि भाई ये फासले तो बराबर होते हैं, जितना दूर कॉइन होगा मिरर से उतनी दूर इमेज बनेगी मिरर से। तो अगर 0.17 मीटर्स कॉइन था तो 0.17 मीटर्स ही पीछे उसकी इमेज है। तो आप अगर टोटल डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर दें, तो 0.34 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा ही। तो इस तरह की डायग्राम्स में एंगल चेक करने चाहिए। शयान वैसे नीड नहीं है, ऑनेस्ट बोलूं, जिस टेक्निक से आप बना रहे हो ना, इस टेक्निक से नीड नहीं, इस टेक्निक से कभी एंगल्स गलत नहीं आए अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। वो ब्लंडर कैसा हो सकता है? वो ब्लंडर ऐसा हो सकता है कि आपने लाइट रेज गलत ज्वाइन कर, किसी लाइटर को किसी से जोड़ दिया, किसी लाइटर को किसी से जोड़ दिया, तो उस सूरत में फिर कुछ गड़बड़ बन सकती, अदरवाइज नहीं। तो विच है, यू डोंट नीड टू एक्चुअली चेक। अब इस चीज के बाद अगला स्टेप हमारा एक ऐसे सवाल की जानिब है जहां ये टेक्निक फेल हो जाती है। अब ये टेक्निक फेल तब होती है बेटा, जो हमने अभी आपको सिखाई, जब मिरर बिल्कुल वर्टिकल ना हो या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना हो, बल्कि एक एंगल पे हो और लाइट रेज एंगल पे आ रही हो। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास मामला थोड़े बिगड़ जाते। अब ऐसे में आपने क्या करना है, ये चीज हम जरा आपको यहाँ सिखा देते हैं। अच्छा जरा क्वेश्चन कहता है फिगर 9.1 shows a very large plane mirror inclined at 45 degrees to the horizontal beneath the pattern on a high ceiling of a hall. The mirror is set on a stand at the head height immediately below the center of the pattern. R and S are two rays of light from C that strike the mirror. दो रैंडम सी लाइट रेज बना दी हैं, अजीब से एंगल्स पे आ रही हैं, हमें एंगल्स का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसमें।
वो कह रहे लाइट रेज आती है मिरर पे स्ट्राइक। मुझे कहता है ऑन फिगर 9.1 कंटिन्यू द रेज आर एंड एस आफ्टर दे स्ट्राइक द मिरर, and on figure 9.1 show how these rays are used to locate the image of sun and mark and label the position of this image with the letter R. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका भाई गेम है। गेम क्या है समझते हैं। अब जनाब यहाँ पे आपने करना ये है कि जनाब आपने सबसे पहले अपना डी रखना है, और एंगल मेजर करना। अच्छा, एंगल कैसे मेजर करना ये बात सीखें। हम अगर उसूलों पे चलें तो भाई नॉर्मल से करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं नॉर्मल छोड़ो, उसने नॉर्मल बनाने को बोला भी नहीं था ना। उसने कहा है मुझे दो लाइट, दोनों लाइट रेज ये बताओ टकरा के कहाँ गई, और फिर ये बताओ कि इमेज क्या बनेगी। मैंने अभी क्या सिखाया था, मैंने कहा था कि एंगल नॉर्मल से मेजर करो या सरफेस से बात है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना टाइम बचाता हूँ, नॉर्मल शॉर्मल छोड़ता हूँ। बोला यार ये एंगल मुझे 50 डिग्री दिख रहा है, बहुत वाज़ सरफेस। नॉर्मल से यकीनन 40 होगा क्योंकि नॉर्मल है 90, ये 50, ये एंगल 40। तो मैंने कहा अगर सरफेस से इसका एंगल 50 है तो यहां से भी दूसरी साइड से भी 50 बनना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल से एंगल्स इक्वल होंगे तो सरफेस से भी इक्वल होंगे। मैंने क्या किया, मैंने दूसरी साइड से एंगल पढ़ना शुरू किया। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है 0 10, 0 10 20 30 40 50, 50 डिग्री पे मैंने लगाया एक पॉइंट। ये बताने के लिए कि भाई मेरी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाए। डी हटाया, और एक लाइट रे ड्रॉ, फिर रिपीट कर। क्या किया मैंने, मैंने डी रखा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, क्योंकि मुझे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक कर रही थी मिरर से, उसी एंगल पे उसे रिफ्लेक्ट कर, 50 डिग्री पे आई थी, 50 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर। एंगल सरफेस से ही मेजर कर रहा हूँ, नॉर्मल की मैं झंझट नहीं पा। ये लाइट इधर जा रही है आगे की तरफ रिफ्लेक्शन के बाद, मैं इस लाइट रे को बैक पे एक्सटेंड कर दूंगा। चलो बैक पे एक्सटेंड बाद में कर, पहले मैं तुम लोगों को यही चीज सिखा कि भाई कैसे मैंने एंगल्स पे इक्वल रखा। कि भाई ये भी 50 था, इसे भी 50 बना। यही चीज मैं लाइट रे एस के साथ भी करने जा, लाइट रे एस पे रखा मैंने सेंटर पे अपना डी, इसका एंगल मुझे जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 42। तो मैं रिफ्लेक्शन का भी एंगल बनाऊंगा 42। आप टेक्निक समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं। इस बार हमने पहले से इमेज नहीं बनाई क्योंकि हमें नहीं पता था इमेज क्या बनेगी। इस बार हम जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो फॉलो करें, कि हम एंगल्स मेजर करके रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन, ये दोनों लाइट रेस हमने बना दी जो आके स्ट्राइक हुई और रिफ्लेक्ट हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये इसने मुझे कहा था, इसने मुझे पार्ट 1 में कहा ऑन फिगर 9.1 कंटिन्यू द रेज आर एंड एस आफ्टर दे स्ट्राइक द मिरर, तो आई कंटिन्यूड देम आफ्टर दे स्ट्राइक द मिरर। सही। और इसी के बाद अगले स्टेप में मुझे बोलता है शो हाउ दीज रेज आर यूज्ड टू लोकेट द इमेज। अब आप सब ये बात जानते हो
ऑब्जर्वर्स आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ये मिरर है, लाइट रेज यहां तो इंटरसेक्ट करने वाली नहीं, हम क्या करेंगे, वील एक्सटेंड द लाइट रेज बिहाइंड द मिरर लाइक वी डिड बिफोर एंड वील ज्वाइन देम टू सी वेयर द इमेज इज प्रोड्यूस्ड। तो मैंने ये करना है बेटा, मैं लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करूंगा, and the place where these light rays are going to intersect, मेरे जवानों, this is where you will have your image। पीछे वाली लाइट रेस को डॉटेड रखना बेटा। ये जो आपने सीखा है ना अभी, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ ड्राइंग अ रे डायग्राम। ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना होता है पहले, सही, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के, जैसे हमने देखा कि भाई दिस एंगल वाज 50, तो हमने ये भी 50 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया। हमने देखा भाई दिस एंगल वाज 42, तो हमने ये भी 42 डिग्री पे ही ड्रॉ। मैंने सरफेस से एंगल्स मेजर कर लिए, नॉर्मल से नहीं किया। उसकी सिंपल रीजन ये था कि नॉर्मल बनाने में और गिच पिच होती, और मुझे उसको बनाने का कोई फायदा नहीं था, एग्जामिनर ने मुझे बोला भी नहीं था। तो मैंने एंगल डी रख के सरफेस से ही एंगल मेजर किया, 50 डिग्री का एंगल था, 50 डिग्री पे ही रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट मार्क किया एंड लाइन खींच दी। एंड आई डिड द सेम विद द अदर लाइट रे, 42 डिग्री का उसका एंगल था, 42 डिग्री पे ही रिफ्लेक्शन का पॉइंट मार्क किया और उसकी लाइन खींची। के बाद उनको पीछे एक्सटेंड किया, और जहां उनका इंटरसेक्शन हुई, ये वो जगह थी जहां पे मेरे पास उस पूरे पैटर्न की इमेज आ रही है। दिस पॉइंट ओवर हियर इज वेयर आई सी दी, आई एम गोना लेबल इट विद द लेटर। तो ये दो तरीके कार है बच्चों। मिरर अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टल आ जाए तो फिर जिंदगी आसान आपकी, आपने पुराना वाला प्रोसीजर अपनाना है। मिरर अगर एंगल पे आ जाए बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप चलना। एक आखिरी मर्तबा स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लेना। सबसे पहले जो लाइट रे आई थी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करो, भले सरफेस से कर लो, कोई मसला नहीं है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी एंगल पे ही रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट लगाओ और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, उस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। यही अमल दूसरी लाइट रे के साथ भी करो, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करो डी रख के, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो दूसरी साइड से वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट मार्क करो, लाइट रे ड्रॉ करो और उसको बैक पे एक्सटेंड करो। जहां पर दोनों लाइट रेज एक्सटेंड होकर इंटरसेक्ट करेंगी, उस जगह पर आपकी इमेज बन जाए। रिफ्लेक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ रहा हो, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन गिविंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आगे के पार्ट्स आसान है, कहता है दो कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए इस इमेज की। तो भाई ये वर्चुअल इमेज है, कि मिरर इमेज वर्चुअल होती है, ये अपराइट होगी, ये लेटरली इन्वर्टेड होगी। मैं दो बोची है, मैं ज्यादा लिख रहा हूँ, आप मत ज्यादा लिखिएगा, आप दो ही लिखिएगा। ये लेटरली इन्वर्टेड होगी, ये सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो मिरर इमेज फॉर्मेशन की वजह से पैदा हुई हैं। और फिर कहते हैं सजेस्ट हाउ द मिरर हेल्प्स विजिटर्स ऑफ द हॉल टू सी द पैटर्न ऑफ सीलिंग। ये जो मिरर है ये सीलिंग का जो पैटर्न था उसको देखने में विजिटर्स को कैसे हेल्प करता है। तो भाई द पैटर्न विल अपीयर वर्टिकल, the pattern will appear vertical in front of the visitors at head height। हेड हाइट का मतलब ये है कि बिल्कुल आई लेवल के ऊपर उनको उस मिरर के अंदर सीलिंग का जो पैटर्न है वो नजर आ रहा हो, तो उन्हें गर्दन उठा के, या दे डोंट नीड टू लुक अप say to see the ceiling, yeah, they don't need to look up to see the pattern, they can just look in front of them and they can see the pattern। अब मैं आपके सवालात देख लेता हूँ यहाँ पे, जब तक इस चीज को गो थ्रू कर रहा है तो वो करता रहे।
सर लाइन इमेज की कट करना जरूरी है फॉर सपोज अगर ना बनाए तो मार्क्स कट होंगे? हाँ बेटा मार्क्स कट होंगे, बिल्कुल कट होंगे। सर एंगल मेजर करने वाला समझ नहीं आया नबीरा। एंगल में हमने डी रख के सरफेस से एंगल मेजर कर लिया था और दूसरी ही साइड से हमने उसी एंगल की, कह लो कि उसी एंगल पे पॉइंट मार्क करके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ। अच्छा सर इसमें पहले इमेज क्यूब नहीं बना सकते रैयान? क्योंकि देखो इसमें मिरर बिल्कुल वर्टिकल नहीं था। पिछली बारों में सिनेरियो ये होता था कि मिरर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते थे ना, तो एग्जैक्टली मिरर और ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट पे इमेज आती थी। यहाँ एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं हो रहा। देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये मिरर था, ये इमेज आ रही, देख रहे हो ना? एक एंगल क्रिएट हो गया 90 डिग्री का। इसलिए इसमें वो पुरानी वाली टेक्निक नहीं लगा सकते। अभी ये मिरर सीधा रखा हुआ होता है ना, मैं पीछे वाली टेक्निक यूज कर ले, जितना दूर मेरा ऑब्जेक्ट होता उतने दूर इमेज लगाता और दो लाइट रेस खींच देता मैं, और उसको फिर यहाँ पे ज्वाइन कर देता, मेरा काम खत्म हो जाता। अगर ये स्ट्रेट मिरर होता तो एंगल पे आ जाए ना, तो इस वजह से हम ये चीजें नहीं कर सकते। कभी भी स्ट्रेट मिरर आ जाए ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो पुरानी वाली टेक्निक लगा। एंगल्स पे आ जाए तो नई वाली टेक्निक। अच्छा उसके बाद सर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेगुलरली आस्क्ड हादिया फ्रीक्वेंटली। बेटा लाइट के क्वेश्चन में लेंस अगर रिफ्लेक्शन का सवाल आया ना बच्चे, तो इसी तरह का सवाल देगा एग्जाम, रे डायग्राम ही बनवाएगा वो। हाउ डू यू नो इट विल बी अपराइट? क्योंकि बेटा वर्चुअल इमेजेस में जितने भी आपके सिनेरियोज बनते हैं वर्चुअल इमेजेस अपराइट बनती है, रियल इमेजेस इन्वर्टेड बन रही है। सो व्हाट अबाउट व्हेन इमेज इज रियल? अलिशबा इमेज रियल होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज आप मिरर लेंसेज में सीखोगे। मास नॉट एज सच। अब तो आपके पास पेपर्स हैं, मैं मशवरा दूंगा बेटा उसी के प्रैक्टिस में लगे रहना। कैन वी राइट दैट दिस टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी परसीव्ड ऑन अ स्क्रीन? अरसिल वर्चुअल कह देना ही इस बात का कह लो कि सबूत है आपको, कि जो आप कह रहे हैं कि भाई इट कैन नॉट बी परसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, ये वाली बात लिखने का आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा नहीं। Coincidentally, the distance of light ray from image to the mirror will be the same as the ray from the object to the mirror. Shafiq, it's not coincident, it is bound to happen क्योंकि it is geometry. आप पहले क्यों नहीं मिले? आपने ढूंढा नहीं? आप ढूंढते हम मिल जाते। अच्छा सर वर्चुअल की तरह बाकी प्रॉपर्टीज भी समझा दें प्लीज। अपराइट का मतलब होता है बेटा कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रेट अप इमेज बनेगी। सही, आप भले इसमें अपराइट ना लिखो, मसला नहीं है। उसके अलावा सेम साइज लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि भाई राइट अपेयर्स एज लेफ्ट एंड लेफ्ट अपेयर्स एज राइट। सही, पलट दी जाती है इमेज। एंड आपका सेम साइज एन ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होता है। सर इसका बी भी करवा दें कैलकुलेशंस वन? इसका बी मेरे पास है, इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो अगर वो हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना बच्चे, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। सर क्या बात अपराइट है? वर्चुअल इमेजेस अपराइट होती हैं बच्चे। लोकेशन ऑफ सी वाली बात समझा दे दोबारा। लोकेशन ऑफ सी वाली बात यह है कि अभी जो आपका ऑब्जेक्ट था तो उसकी जो इमेज आई है ना वो उससे 90 डिग्री पे आई, क्योंकि मिरर आपने 45 डिग्री पे रखा। पार्ट 4 में मेरे बच्चों को आपसे कह रहा है कि हमें कैसे नजर देखने वाले बंदे को आसानी कैसे होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई देखने वाले बंदे को वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट अप फ्रंट मिरर में नजर आ जाएगा, कि जो भी सीलिंग का पैटर्न होगा वो सीलिंग का पैटर्न उसे मिरर में स्ट्रेट दिख रहा होगा। 90 डिग्री रोटेट हो गई ना आपकी पूरी इमेज। नहीं बेटा इसमें ऑब्जर्वर नहीं बनाना। हेड हाइट का हेड लाइट नहीं है, हेड हाइट है। हेड हाइट मतलब सर के लेवल पे। लाइवा बेटा क्या चीज आगे समझा दूं? अलिशबा रियल इमेज लेंसेज में आता है, मिरर में नहीं है। रिफ्लेक्शन में रियल इमेज नहीं बनती, उसमें बनती है लेंसेज में रियल इमेज बनती। नमाज ब्रेक बिल्कुल बेटा अभी हम 5 मिनट में आपको दे देंगे। बाकी जैसे यहाँ पे जो सवाल आते उनके जवाब दे दें। हाउ डू यू नो द इमेज इज वर्चुअल? क्योंकि द लाइट रेज आर नॉट मीटिंग ना, दे रिफ्लेक्ट ऑन द मिरर एंड दे गो अवे, तो इट्स डेफिनेटली अ वर्चुअल। हमने उनको पीछे एक्सटेंड किया तो जाके हमें इंटरसेक्शन नजर आ रही।
रिफ्लेक्शन सब मिरर में होती है, रिफ्लेक्शन मिरर में ही होती है भाई, शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है। रैयान कह सकते हो उस चीज को। हसन, अगर लाइट की स्पीड नहीं दी हुई तो लाइट की स्पीड आपको याद होनी चाहिए, इट इज द स्पीड दैट इज 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। एवरी लाइट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड। लाइबा, हमने सिर्फ इतना किया कि जो लाइट रे आ रही थी डी रख के हमने उस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, दूसरी साइड से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो पॉइंट लगाया सेम एंगल पे और एक लाइट रे खींच दी। यही काम हमने रिपीट किया दूसरी वाली लाइट रे के साथ भी। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन के पॉइंट लगाया दूसरी साइड से पढ़ के, और दूसरी लाइट रे खींच दी। फिर दोनों को पीछे एक्सटेंड किया तो जहां उनकी इंटरसेक्शन थी वहां हमें इमेज आ गई थी। आज आपका डॉपलगैंगर आ गया है। आ रही हो सकता है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन के ऊपर हमारी बातें हुई हैं मुकम्मल अभी। तो अब यह है कि हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। अजानों का भी टाइम हो रहा है, 7:06 पे ब्रेक लेते हैं। सही है, और उसके बाद फिर यह है कि हम अपने लेसन को दोबारा रिज्यूम करेंगे।